हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो आप लोग क्या पढ़ रहे हो भाई? रसायन विज्ञान 11th क्लास के रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर आणविक संरचना, यानी कि रासायनिक आबंध और आणविक संरचना का चैप्टर। उसमें आप लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपको समझाया था क्या, आबंध कोटि और अनुनाद संरचना कैसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। आज हम लोग अपने इस क्लास में समझेंगे आबंध ध्रुवणता। लिखो आबंध ध्रुवणता, हेडिंग करो आबंध ध्रुवणता। क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी जो बॉन्ड होते हैं ना, ये पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने पिछली क्लास में ना, पहले जो था फर्स्ट या सेकंड था लेक्चर, मैंने वहां पर आपको समझाया था कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, कौन से बताओ? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध होते हैं, ये क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय, क्या होते हैं? ध्रुवीय। और एक होता है अध्रुवीय। अध्रुवीय होता है, मतलब दो प्रकार के बंध कुल मिलाकर क्या तो होते हैं, दो प्रकार के बंध होते हैं। सहसंयोजी आबंध दो टाइप के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो इसमें हम लोगों ने मैंने आपको ये कहा था कि ध्रुवीय आबंध क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु के बीच में होते हैं, यानी ऐसे अणु जिसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और ऐसे अणु के अंदर जो आबंध बनते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। सुनो ऐसे, तो हम लोग ना यहां से लेकर के इसको चलने वाले हैं। तो पहले बात हुई किसकी? अध्रुवीय की। अध्रुवीय, ठीक है। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। अध्रुवीय यानी कि क्या बोला मैंने? हाँ, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की हमारी बात होगी, ठीक है ना। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मध्य, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मध्य क्या रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध को हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध को अध्रुवीय आबंध कहते हैं। अध्रुवीय आबंध कहते हैं, ठीक है ना। और दो एग्जांपल देते हैं फटाफट, ठीक है। आबंध कहते हैं, एग्जांपल अगर आप यहां पे देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा क्या, जैसे O2, क्या कहा मैंने? एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हो किसमें? O2। ऑक्सीजन भाई साहब, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O3, इनमें क्या होता है? ध्रुवीय। O3 आप नहीं लोगे, ठीक है ना। इसमें ना पोलर बॉन्ड थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है ना। और कौन आता है बताओ? P4 आदि आदि, इनमें क्या होता है? देखो सुनो, ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, वो दोनों परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बिल्कुल बीच में होते हैं। यानी कि इस प्रकार के, आप जो लिख सकते हो, इस प्रकार के रासायनिक आबंध में क्या होता है? रासायनिक आबंध में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कह सकते हो कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के नाभिक के बीच में होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म लिख लो या फिर युगल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। युगल ऐसे ब्रैकेट में, युगल या युग्म, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच
में उपस्थित रहते हैं, या फिर कह लो आप स्थित रहते हैं, स्थित उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ही प्रकार के अगर परमाणु है तो फॉर एग्जांपल आप ना इसमें देख सकते हो कि अगर मान लो हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन अणु के बीच में कोई बॉन्ड बना तो भाई डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो डबल बॉन्ड बना है कैसे बना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं ना, 2 तो 4 है ना, 7 हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 हो गया। तो इसके पास भी कुल 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसने कर दिया इसकी साझेदारी, इसने करा इसके साथ में पेयरिंग है ना, सॉरी साझेदारी। तो अब जो बंध बनेगा तो ऑक्सीजन जो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ग्रुप बीच में रहते हैं ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या बना, बॉन्ड बना, 2 और 2 4 ये रहे, इसके विचार कहां है इधर, और ये क्या बन गए, बंध। क्या बन गए ये, क्योंकि दोनों परमाणु जो है ना वो एक ही प्रकार के क्या है, एक ही प्रकार के दोनों परमाणु है। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु है तो दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है एक जैसी है। जब समान विद्युत ऋणात्मकता इनकी है तो इलेक्ट्रॉन कहीं खींचा जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये क्या होंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे। तो ऐसे आबंध के अंदर क्या होता है, कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता, कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे आबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आबंध। क्या बोलते हैं बताओ, तो ये आपका बन गया अध्रुवीय आबंध। दिक्कत तो किसी को नहीं है, अध्रुवीय अध्रुवीय आबंध, अध्रुवीय आबंध, ठीक है ना। ये हमारा हुआ खत्म अध्रुवीय आबंध। अब ध्रुवणता, आबंध ध्रुवणता के अंतर्गत ही ध्रुवित या ध्रुवीय आबंध आता है। क्या आता है, ध्रुवीय आबंध, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताओ, पोलर बॉन्ड कहते हैं। अब ये पोलर बॉन्ड क्या होता है, विषम परमाणु अणु जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। विषम परमाणु मैंने कहा इसका मतलब यह है कि किसी अणु के अंदर अलग अलग परमाणु होंगे, जैसे जल हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, इसमें 2 प्रकार के अलग अलग परमाणु हैं। तो इनके अंदर अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं तो उन परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है ना। तो लिखो आप विषम परमाणु के अंदर, लिखो विषम परमाणु युक्त किसमें, अणुओं में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने कहा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर, उस परमाणु की ओर अधिक आकर्षित होता है, या उस परमाणु की ओर अधिक विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है जिस परमाणु की, क्या कहा मैंने, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है अगर आपको समझना है तो इससे पिछला जो है चैप्टर पीरियोडिक टेबल यानी कि गुणधर्मों में आवृत्तिता तत्वों के, वहां पर मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो, आपको मिल जाएगा और देख लो क्या होता है। वैसे मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं एक बार, अगर फिर भी इसका डिटेल पढ़ना है तो मैंने वहां पर समझाया हुआ है। यानी किसी परमाणु की वो क्षमता जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आप कह सकते हो, ना। सुनो एग्जांपल देखो, अब हमारे पास कौन एग्जांपल के तौर पे HF, कौन है HF। जब ये आबंध बना होगा तो इसके बीच में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, साझेदारी। भाई एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका,
एक होगा इसका। जब इनके बंध नहीं बने थे तो इनके बीच में बातें हुई थी। क्या बातें हुई थी? कि हम दोनों एक दूसरे को देंगे और लेंगे, और सॉरी देंगे लेंगे नहीं, मतलब साझेदारी करके आबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आबंध बनाएंगे। तो इसने कहा था कि भैया हम अपने यहां रख देंगे, तुम अपने यहां रख दो, हम कर लेंगे शेयरिंग, ठीक है। इसने कहा था, ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं? समझे कि नहीं? लेकिन ये अपनी औकात दिखा देता है। क्या करता है? अपनी औकात दिखा दिया। ये क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जिसकी वजह से साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जबकि जब इनके बीच में वायदा हुआ था कि हम दोनों बराबर साझेदारी से आबंध बनाएंगे, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। इसने क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, इसका भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो इसको, ये इस भ्रम में है फ्लोरीन कि हमने इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित करके अपना लिया है। भ्रम में है, सचमुच का इसने अपनाया नहीं है, भ्रम में है। तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया, तो इसके ऊपर क्या आता है? डेल्टा नेगेटिव। क्या आता है? और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब अगर किसी का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहां प्लस आएगा, नहीं आएगा? तो इस H को लग रहा है कि यार हमारे साथ में गद्दारी हो गई भाई, हमारे बीच में बातें तो कुछ और हुई थी, अब हो हमारे साथ कुछ गया, घर बार लुट गया इसका बेटा, रोने पे सड़क पे आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इस X को देखो ना, दादागिरी दिखा रहा है ये H। क्या दिखा रहा है? दादागिरी। हम तो छीन लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं? पहले कुछ और की तरह व्यवहार कर रहा था, ए भाई बना लेना, भाई बना लेना। जब बन गया सारा खींच लिए पकड़ के इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो नेगेटिव क्या आ गया? ऐसा क्यों किया इसने? ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी ताकत है ज्यादा। आपको ताकतवर इंसान है, तुमसे थप्पड़ मार के छीन लेगा ना? छीन लेगा। हमसे बार छीन लिया था 2 रुपया, है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या हो रहा है? जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है। ऐसा ही और भी इसके अंदर हमारे पास में देखो, H ले लो पापा, H रोएगा बैठ के, देखो C और यहां पर क्या है? Cl, इधर H, इधर H, इधर भी H। अब ये कौन? देखो ये जो Cl है, Cl जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है ये? अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी हुई है इनके बीच में, बंध बने हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस Cl की तरफ क्या हो रहा है? विस्थापित। तो यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस। तो ये जो अणु आप देख रहे हो इसके अंदर क्या आ रहा है? ध्रुव बन रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो इस प्रकार के अणु के मध्य क्या होता है? ध्रुवणता आ जाती है, ठीक है ना? इन अणुओं में ध्रुवणता आ जाती है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है। और इस प्रकार के आबंध को ध्रुवीय आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के आबंध को ध्रुवीय आबंध कहते हैं। इस प्रकार के आबंध को क्या कहते हैं बताओ? ध्रुवीय से लिखते हैं, बड़ी की बात है छोटी की? ध्रुवीय आबंध कहते हैं, आबंध कहते हैं, ठीक है ना? कहते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए इन अणुओं के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना? तो लिखो इसके नीचे, ध्रुवण के कारण, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्रुवण, ध्रुवण के कारण इन अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहा मैंने? ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है,
उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं इसके अंदर? उत्पन्न होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डाइपोल मूवमेंट कहेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में। छाप लिया इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको यहां पर क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिख दिया? आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। सुनो, ये फिजिक्स में भी आएगा, 12th क्लास की फिजिक्स में भी आएगा। भाई मान लो मेरे पास क्या है? दो आवेश है। क्या है? एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, है क्या नहीं? यहां पर आवेश हो गया Q1, यहां पर मान लो माइनस है, यहां पर Q2 हो गया। इनकी बीच दूरी कितनी है? R। इनके बीच दूरी कितनी है? R। तो इनके बीच आवेशों का गुणनफल और बट्टे कर दो किससे? R से। तो क्या निकलता है बताओ? द्विध्रुव आघूर्ण निकलता है, ठीक है भाई। ओ आवेश और इनके बीच दूरी का गुणनफल, बटे नहीं करना, कुछ भी गलत बोल दिया, ठीक है ना। तो आवेश Q, मान लो इनमें कुल आवेश क्या है? Q है, और इनके बीच दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, और दूरी यहां पर क्या है? R है ना, बटे बटे में आता, गुणा में आता है। आवेश और आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग म्यू है ना, ये इसे ये म्यू बोलते हैं ना, से इसे क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। सबको ध्यान देगा ना, ये हमारा क्या दू? ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, डिवाइड, इसकी मात्रक क्या है? कूलम मीटर, किंतु डिवाइड यानी कि ऐसे लिखना है DEVY, डिवाइड द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि डिवाइड से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम बढ़ेंगे आगे, और अब हम आपको पहले तो ये समझाते हैं कि आप ये देखोगे किस प्रकार से कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं। कोई अणु है, मान लो क्या है, कोई अणु है, इसे एरो मतलब देखो ये है ना, इससे निर्दिष्ट किया जाता है। क्या निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है भैया। इससे जैसे कि मान लो मैंने आपको ना, ये देखो, जो अधिक विद्युत ऋणी है उसकी ओर क्या रहेगा? एरो रहेगा। जैसे मान लो हमारे पास कौन था? H था और ये F था। तो किसी अणु के अंदर हम लोग, ये जो तीर है ना, तीर देखो ध्यान से, ऐसे तीर ऐसे रहेगा, और जहां से गया उधर प्लस रहेगा। टेल यानी कि पूंछ पे क्या रहेगा? प्लस। इससे करते हैं ना रिप्रेजेंट, किससे करते हैं? इससे करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, सबको ध्यान रखना। हाँ, BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों रहता है? क्या? BeCl2 का होता है, अब भी समझाएंगे सब, ठीक है। देखो, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ? HF कल तो लिखवाया था आपको, वो दूसरा है ना, BeCl2 होता है, BeCl2 होता है, BeCl2 नहीं होता है, BeCl2 होता है। BeF4 या BeCl3 होता है, उसका शून्य नहीं होता, ठीक है ना। सब गया, चलो। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है।
ठीक है भाई। यह एक सदिश राशि, क्या है? यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना? सदिश राशि समझते हो ना? डायरेक्शन होता है, देखो दिख रहा है ना आपको, इधर प्लस है इधर है ना, तब इसमें डायरेक्शन है, क्या है इसमें? डायरेक्शन है, ठीक है ना? देखो ये आवेश पे तो निर्भर करता ही करता है, साथ ही साथ ये निर्भर इस बात पर भी करता है कि उसका स्थानिक व्यवस्था कैसा है, ठीक है ना? स्थानिक मतलब किस तरह से वो अरेंज्ड है। लिखो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों की या कह लो आबंधों की, आबंधों की स्थानिक व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि ये स्थानिक व्यवस्था क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां ध्यान रखना कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो स्थानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है? ये हमको समझना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। स्थानिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है ना भाई? छाप लो इसको ना, लिख दिया। देखो अब ऐसे कुछ अणु होते हैं जिसमें दो आबंध नहीं होते, ज्यादा होते, क्या होते हैं? ज्यादा। दो से अधिक आबंधों वाले अणु में जितने भी अलग अलग आबंध होते हैं उन सब अलग अलग आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण, सबका वेक्टर यानी कि सदिश योग उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देता है, ठीक है ना? देखो लिखो दो से अधिक, दो से अधिक ध्रुवीय आबंध वाले यौगिकों में, यौगिकों की द्विध्रुव आघूर्ण, यौगिकों की द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक आबंध, प्रत्येक आबंध, प्रत्येक आबंध की द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण का सदिश योग, आघूर्ण के ना, आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। समझे आप लोग? वेक्टर सम भाई, क्योंकि सदिश राशि है तो क्या होगा? सदिश योग होगा, है ना? तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं बराबर, देखो तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग लेंगे पहले किसका? वाटर का। किसका लेंगे बताओ? वाटर की बात करना, वाटर। देखो जल, ये कौन आ गया बताओ? जल। वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम आगे समझेंगे, वेस्पर थ्योरी आएगा, फिर वीबीटी आएगा, ठीक है ना, फिर एमओटी आएगा, तो आप लोग वेस्पर थ्योरी में समझोगे कि भाई जो H2O है उसका जो आकृति होता है ना वो बैंड होता है, मुड़ी हुई ऐसे, वो यहां रहता है, H ऐसे और H ऐसे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा? यहां डेल्टा नेगेटिव आएगा दो बार, क्यों? देखो क्योंकि एक H इधर की तरफ जा रहा है, प्लस, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। एक आबंध ये भी तो है इधर की तरफ, तो यहां पर क्या हुआ?
उल्टा लगा दिया हम। अधिक विद्युत ऋणी कौन है बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस आ गया इधर और ऐसे, ठीक है ना। गलती से कुछ हो गया था भी हाइड्रोजन, उसकी तरफ मैंने तीर कर दिया था, है ना। सोच रहा हाइड्रोजन मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है भाई। देखो अब यहां पर क्या है, इसके बीच में कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। ये इस कोण पे झुका रहता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। अब ये जो अणु है, देखो ये ऑक्सीजन परमाणु यहां पर है कि नहीं है? ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो द्विध्रुव है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और फिर ये जो ऑक्सीजन परमाणु और जो H इधर वाला है उसके बीच भी द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में जो निकलेगा वो क्या होगा? परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण होगा, रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग यहां पर क्या होता है, जोड़ करके निकालते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, समझ में आया सबको? नहीं आया? पहले आ गया ना? ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि जल H2O अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहा मैंने? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण 2 OH आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योगफल, सदिश योगफल से प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना, इसके मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। कैसे? क्योंकि ये आवेश इसके ऊपर कितना है वो हमें पता करना होगा, और फिर दूरी कितनी है, तो दूरी बहुत कम होता है, नैनोमीटर के आसपास, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे ज्ञात होती है? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है भाई। तो बुक में आपको पहले से ही निकाल करके दे रखा है, ठीक है ना। कितना? तो इसका जो होगा H2O का द्विध्रुव आघूर्ण वो 6 पॉइंट कितना है इसका? 17 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम। या फिर इसको आप डिबे में क्या लिखते हो? 1 डिबे में इसका हम लोग लिखते हैं 1.85 डिवाइड, ठीक है ना। ये म्यू बराबर, ये किसका निकला? जल का। तो ये एक आबंध का नहीं है, ये दोनों आबंध का अलग अलग है, ठीक है ना। ठीक है भाई, इस आबंध का और इस आबंध का भी, ठीक है ना। ये कॉपी करो, हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो हम इसमें एक, ये हमारा ना पहला एग्जांपल था, क्या था बताओ? वाटर में हमारा था क्या? ये पहला एग्जांपल, ठीक है। अब हम लेंगे सेकंड एग्जांपल। BeCl2 की बात करें बराबर, ठीक है भाई। BeCl2 ले सकते हो या फिर BF2, ठीक है ना। आप कोई भी ले सकते हो। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग यहां पर BeF2 ले रहे, ठीक है ना। BeF2। अब देखो इसकी जो संरचना है, वेस्पर सिद्धांत जो हम आगे समझेंगे उसके आधार पे इसकी संरचना ऐसी बनती है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो ये होता है, इसका जो आबंध के जो कोण होते हैं वो कितना होते हैं? 180 डिग्री। कितना होता है? कहते हैं, ऐसा नापा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये जो अणु है BeF2, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। क्या होगा? अब तो 0 क्यों होगा? देखो ये जो फ्लोरीन है वो बेरिलियम से क्या होगा? ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। जब ये अधिक विद्युत ऋणी होगा
तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे बताओ, इधर की तरफ किधर? होंगे ना, और यहां पर प्लस आएगा। इसीलिए यहां पर F का इधर की तरफ होगा और यहां पर प्लस होगा। देखो इस वाले आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है और इस वाले द्विध्रुव का आघूर्ण इस दिशा में है। दोनों आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशा में है। किसमें है? तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा इस वाले का, उतना ही इसका होगा, लेकिन इसके जो चिन्ह होंगे वो विपरीत होंगे। अगर ये +2 होगा तो ये -2 होगा, अगर ये +4 होगा तो ये -4 होगा। ठीक है, ये हम आपको समझा रहे हैं, इतना होगा नहीं। ठीक है, तो जब आप लोग ये जानते हो कि जिसमें 2 से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक हो जाए द्विध्रुव बंध, तो उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालोगे? दोनों का सदिश जोड़। तो जब हम इसका जोड़ेंगे इसका जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आएगा? क्योंकि दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है? विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने की वजह से इनका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, निरस्त कर लेते हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड अगर BeCl2 भी हो गया, BeCl2, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, Cl और इधर Cl। ठीक है ना, देखो प्लस और ये ऐसे। ठीक है ना, इधर इसका उसका उधर, दोनों का विपरीत दिशा में है। जितना इसका इधर होगा उतना ही उसका उधर होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो जोड़ करके शून्य आ जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं कि विपरीत दिशा में हुआ करता है। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है ना, तो यार देखो इस अणु में 2 कितने बताओ? 2 द्विध्रुवीय आबंध है। दोनों आबंधों का द्विध्रुव आघूर्ण समान होगा। क्या होगा? समान होगा, किंतु विपरीत दिशा में होगा। कहां पर होगा भाई? विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा में होने के कारण सदिश योग जोड़ने पर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप सदिश योग शून्य होता है। ठीक है ना, अर्थात विपरीत प्रभाव क्या करते हैं? निरस्त कर लेते हैं। ठीक है ना, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? को निरस्त निरस्त कर देते हैं। ठीक है ना, या के अलावा समाप्त कर देते हैं। अतः BeCl2 और BeF2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। आघूर्ण 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर। 0 होता है
इसके बाद आता है क्या, BF3। देखो हम बात करें इसकी BF3 की, जो थर्ड एग्जांपल है वो कौन है बताओ, BF3 है। BF3 का जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना वो जीरो नहीं होगा। अगर मैं बनाऊं इसकी संरचना तो BF3 देखो ऐसा होता है, अगर आपने कभी देखा हो इसका संरचना तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, एक F इधर रहता है, एक F इधर रहता है और एक F इधर। ये जो संरचना है ये पता कैसे लगेगा, इस टॉपिक के बाद में हमारे पास आएगा सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता आबंध कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत नाम का थ्योरी आएगा, जो हमको सिखाएगा कि किसी अणु की संरचना कैसे बनती है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में या फिर अगले ना टॉपिक में, लेकिन पहले आपको ये पढ़ना है। अब देखो ध्यान से, इसमें कुल कितने हैं, 3 है। इधर की ओर होगा इसका, इसका कहां होगा, इधर की ओर होगा, और इसका इधर की ओर आएगा, है क्या नहीं। देखो अब यहां पर क्या है, तीनों की दिशा अलग अलग है। कैसी है, अलग अलग है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस पूरे BF3 अणु का, तीनों आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग ज्ञात करके किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जब हम इसको देखते हैं देखो इधर की तरफ तो एक ही जा रहा है, इधर की तरफ 2 जा रहा है, तो एक इधर एक इधर, तो इनका जो कुल बनेगा वो देखो ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, प्लस और माइनस। ठीक है भाई, है ना। ठीक है भाई, नहीं समझ में आया, देखो ऐसे होगा ना, इसका कहां होगा, इधर होगा, और इसका इधर, लेकिन कुल इधर होगा, ठीक है, टोटल। तो इनका भी जोड़ कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है भाई, और यहां पर कितना होता है, 120 डिग्री पर। ये कितना आएगा बताओ, 120 डिग्री, जो ना आबंध के कोण है बीच में, ये 120 डिग्री, और इनके बीच में जो आबंध है ना, ये कोण जो बनेंगे 120 डिग्री। तो इसका इधर की तरफ रहेगा और इस दोनों के जोड़ के बराबर ऐसे रहेगा। ठीक है ना, हाँ। तो 2 BF आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहा मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण एक HF आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। क्या होता है बताओ, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। याद है सबको, 0 होता है, 0। आप इसको ना कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी में दिखाई गई है। ठीक है भाई, ऐसे इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हो एनसीईआरटी में इस प्रकार का। ठीक है ना, इस तरह से। और इनका जो जोड़ आता है वो तो मतलब इसका इधर वाले का कुल और इधर वाले का कुल, दोनों का जो जोड़ आएगा, क्या आएगा, जोड़ आएगा। इधर बीच में जोड़ लगा दिया, कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। हमारा इसमें एक टॉपिक और रह गया। देखो मेरे पास चौथा एग्जांपल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, पेपर में बहुत पूछता है, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, पेपर में फर्स्ट टर्म में और फाइनल टर्म में भी पूछ लेता है। ठीक है ना। देखो
एक होता है NH3, क्या होता है, और एक होता है NH3। अब NH3 का जो संरचना है वो ऐसे बनता है, और NF3 का भी ऐसे ही बनता है। ये चार्ट क्यों बना रहे हो? दिख रहा है, सॉरी ये लॉन पे होगा ना, इसमें सर ये इसमें से रहते एक आखिरी इलेक्ट्रॉन लूंगा, ठीक है ना, ये बंद बन गया गलती से, ऐसे दिख रहा है। ये NH3 और ये NF3, दोनों की संरचना बिल्कुल अलग अलग है, सॉरी सेम है। NH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कम विद्युत ऋणी है, और जो NF3 है उसमें कौन है बताओ, F, वो अधिक विद्युत ऋणी है। ये अधिक विद्युत ऋणी है, ठीक है ना। इसमें देखो N, वो कम विद्युत ऋणी है। अब इसमें देखो ध्यान से कि NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो NF3 से अधिक होता है, NF3 से अधिक होता है, जबकि इसके अंदर जो फ्लोरीन है वो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, फिर भी इसका कम हो गया। तो NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण क्यों कम होता है, NH3 का क्यों अधिक होता है, इसकी चर्चा जारी रहेगी अगली क्लास में, ठीक है ना, और इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो और अगली क्लास में नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम क्या है, फेजान रूल, फेजान का नियम क्या है, ठीक है ना। तो फेजान का नियम आपको मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सबका अगले लेक्चर में। स्वागत है नहीं, होगा, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।